और उस फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा। ये बुर्बक फुर्बक उड़ाएंगे सब उड़ा के फेंक देगी जो है जनता। जनता आक्रोश कर देती है। राजतंत्री हमारे बगल में पड़ोसी है और लोग पड़ोसी की जो बीवी है बहुत पैसा कमाने लगी। नेपोलियन थर्ड के आते आते जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से हुई कि अभी हम जिस यूरोप को देख रहे हैं वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि विकसित देशों में आते हैं और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे BMW जैसी कंपनियां स्थापित हैं। अगर जर्मनी की बात करूं तो BMW कंपनी वहीं की है। मर्सिडीज की बात कर लो तो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सब यूरोप से आती हैं। ब्रिटेन की बात कर लो। परंतु अभी जो हाल है क्या आज से सैकड़ों साल पहले भी यूरोप में वही हाल था? क्या आज से सैकड़ों साल पहले भी वहां पर यही तरीके का हाल था कि भाई एकदम विकसित है, लोग एकदम मस्त जी रहे हैं अपनी जिंदगी और चारों तरफ विकास ही विकास है, हरियाली ही हरियाली है, सब एकदम मस्त जिंदगी जी रहे हैं? इसका उत्तर है नहीं, आज से सैकड़ों साल पहले ऐसा नहीं था। और आज हम लोग उसी सैकड़ों साल पुरानी कहानी को पढ़ने वाले हैं कि भाई यूरोप में ऐसा क्या हुआ कि वहां के जो लोग हैं वो इतने आगे बढ़ गए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं जर्मनी जो हमारा राष्ट्र है उसके एकीकरण के बारे में। हम लोग देखने वाले हैं इटली नाम का जो राष्ट्र है उसके एकीकरण के बारे में। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से ये जो राष्ट्रवाद की भावना है, यानी कि अपने देश अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना है वो किस प्रकार से पूरे यूरोप में फैली और यूरोप पर उसका प्रभाव क्या पड़ा। पिछली वीडियो में हमने इस पर थोड़ा सा और चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम लोग इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण को मुख्य तौर पर देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ कुछ चीजें देखी थी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी भाई, सबसे शुरुआत तो फ्रांसीसी क्रांति से ही हुई है ना, कि राजा का निरंकुश शासन था और फिर भाई जो है लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और फ्रांसीसी क्रांति कर दिए और उस फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही ये जितनी कहानी है ना आज की वो सब फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही हुई है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में एक अच्छा शासक के तौर पर अगर कोई आया तो वो था नेपोलियन। परंतु सन 1815 में वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें वो पराजित हो जाता है। तो इसी कहानी शुरू करते हैं आज की कहानी को। भाई 1815 में वो पराजित हो जाता है। 1815 होता है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध होता है। नेपोलियन क्या होता है वहां पर हार जाता है। नेपोलियन हार जाता है। अभी आपके दिमाग में कुछ उलझन चल रही होगी, ये नेपोलियन क्या है, कौन क्या है, पुरानी कहानी तो हमने पढ़ी ही नहीं है भाई। तो इतना समझो कि भाई अभी हम लोग यूरोप पर हैं। यूरोप मतलब कि भारत के थोड़ा इधर पश्चिम में जाओगे तो अफ्रीका वगैरह पड़ेगा, सऊदीया वगैरह आता है ना, तो उसके और ऊपर जाओ फिर थोड़ा सा और पश्चिम में जाओगे तो यूरोप पड़ेगा। और उसी यूरोप में पड़ता है हमारे पास फ्रांस, इटली, जर्मनी, बुल्गारिया फुल्गारिया सब उसी में पड़ता है। तो उसी कहानी देख रहे हैं हम लोग। वहीं पर एक फ्रांस है, उस फ्रांस में एक राजा हार जाता है। आप यहीं से कहानी को पकड़ लो, ठीक है। उस फ्रांस में एक राजा हारता है, इसका नाम होता है नेपोलियन। सन 1815 में वो हारता है और फिर जब वो हारता है तो उसको हराने वाले जो देश होते हैं वो आते हैं वियना नाम के जगह पर। ऑस्ट्रिया की राजधानी कह सकते हो इसको। तो वहां पर ये आते हैं वियना पर और वहां पर कांग्रेस बैठाते हैं, एक मीटिंग बैठाते हैं एक तरीके से। और वियना कांग्रेस की बैठक होती है जिसकी जो मेजबानी है वो मैटरनिक नाम का एक ठो लौंडा है वो कर रहा होता है। मैर नहीं, मैटरनिक। मैटरनिक नाम का बंदा जो है, मैटरनिक, गलती से ससुर बीच में लिख दिया मैंने, मतलब क्या बताऊं मैं। अध्यक्षता करो या मेजबानी करो वो कर रहा होता है। और उसने क्या किया भाई, पुराने साम्राज्य को पुनः स्थापित कर दिया। फ्रांस में बुर्बो राजवंश को बैठा दिया भाई। बुर्बो राजवंश क्या है? बुर्बो राजवंश वही पुराना राजवंश है जो कि नेपोलियन के पहले यहाँ पर राज करता था। नेपोलियन के पहले यहाँ पर जो राज करता था फ्रांस में, वहां फिर से उसी को ला दिया जाता है। अब वहां के जो लोग हैं फ्रांस के वो नेपोलियन का शासन देखे होते हैं, बढ़िया शासक है भाई, अरे बुर्बो फुर्बो सब बेकार आदमी है सब, है ना, तो इसको पसंद नहीं किए सब। तो फिर बाद में कहानी हुआ। परंतु उसके साथ साथ एक और जगह है हमारे पास, स्पेन और इटली।
यहाँ भी पुराने राजवंश स्थापित कर दिए गए भाई, कि कहा गया कि भाई ये रहा हमारे पास इटली, यहाँ पर भी ये पूरे जगह पे नहीं, इसके कुछ क्षेत्र कटे हुए हैं पूरा, ये अलग था, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। इसको कंप्लीट इटली पहले नहीं कहा जाता था, ये अलग है, सर्डिनिया पिडमांट है इतना पूरा, ये और ये सर्डिनिया पिडमांट, तो ये सब कहानी अलग अलग थी। तो इनके क्षेत्रों पर हम लोग देखते हैं कि पुराने राजवंशों को ठोस दिया गया, ठीक है। तो ये कहानी है भाई। अब जनता द्वारा राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि नेपोलियन का स्वाद ये जो जनता है हमारी चख चुकी थी। जब नेपोलियन का स्वाद ये जनता चख चुकी है तो ये बुर्बो फुर्बो फुलाएंगे सब उड़ा कर फेंक देगी जो है जनता। जनता आक्रोश कर देती है, राजतंत्रीय व्यवस्था जो है वो लोगों को पसंद नहीं आती है, लोग उसका विरोध करते हैं। इसी बीच हमारे यूरोप के ही एक क्षेत्र में, अभी आप देख रहे हो ना किस प्रकार से यूरोप में हलचल पूरा मना हुआ है, बुर्बो राजवंश, ये राजवंश, नेपोलियन आ रहा है। तो उसी बीच एक इंसान जन्म होता है जूसेप्पे मेजिनी का। जूसेप्पे मेजिनी जो है वो कार्बोनरी नाम का गुप्त संगठन चलाते हैं। कार्बोनरी नाम का गुप्त संगठन ये जो है उसके सदस्य होते हैं या फिर जो चलाते हैं। ये बहुत क्रांतिकारी आदमी थे, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सावरकर थे, ठीक उसी तरीके से हमारे पास जूसेप्पे मेजिनी थे यूरोप में। वहां पर ये सब देख रहे थे कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, राजा सब जो है एकदम पूरा शासन कर रहे थे गलत तरीके से, तो देख रहे हैं वो। उसने लिगुरिया नाम की जगह पर क्रांति करने का असफल प्रयास किया परंतु सफल न रहा क्रांति। बर्न में इसने यंग यूरोप की स्थापना की। यंग यूरोप यानी कि सन 1833 में यंग यूरोप की स्थापना करते हैं, और ये हमारे मेजिनी होते हैं, ठीक है भाई। मेजिनी के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। फिर से आते हैं फ्रांस में हम लोग। फ्रांस में क्या था भाई, राजतंत्रीय व्यवस्था को विरोध किया जा रहा था। हम लोग देखते हैं कि इस विरोध के चलते सन 1830 ईस्वी में फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पतन होता है और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। अब बोलोगे संवैधानिक राजतंत्र मतलब क्या, मतलब कि राजतंत्र तो रहेगा परंतु संविधानिक रहेगा, मतलब कि नियमों के अनुसार रहेगा। ये नहीं कि राजा बैठ के कह दिया कि तुम नाचो तो तुम नाचोगे, नहीं 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 नहीं, संविधान के हिसाब सब कुछ होगा, ठीक है। तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है और हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास लुई फिलिप हैं वो बन जाते हैं राजा। लुई फिलिप भाई जो है हमारे पास वो बन जाते हैं राजा। ये जो फ्रांस है ना, इतना इसके साथ खचड़ खचड़ हुआ ना कि खचड़ खचड़ के चक्कर में पूरा यूरोप पर प्रभाव पड़ा। और अब जैसे तुम्हारे बगल में पड़ोसी है, मान लो पड़ोसी की जो बीवी है बहुत पैसा कमाने लगी, तुम्हारे घर में जो लोग हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा ना कि यार लड़कियों कमा रही है तो हम लोग नहीं कमाए, वो सब जो कमाना शुरू कर देंगे। तो फ्रांस में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि भाई मतलब सिस्टम गड़बड़ा रहा है, उसका प्रभाव अन्य देशों पर ही पड़ रहा है। लोग देख रहे हैं कि फ्रांस में लोग विद्रोह किए तो देखो यहाँ पे इतना कुछ परिवर्तन हो रहा है, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो रहा है, ठीक है भाई। परंतु लुई फिलिप भी बेकार था। आगे देखते हैं हम लोग कि 48 में इसका पतन हो जाता है, लुई फिलिप का पतन होता है और फ्रांस को अब पूरी तरीके से गणतांत्रिक घोषित कर दिया गया। मतलब कि राजतंत्र फाजतंत्र हटा दो, गणतंत्र यानी जैसे हमारे यहाँ चलता है वैसा सिस्टम होगा, गणतंत्र स्थापित कर दिया जाता है वहां पे 1848 में। और नेपोलियन थर्ड आता है भाई, इसको ध्यान रखना है, ये नेपोलियन थर्ड आ जाता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो जैसे होता है ना कि इंटरवल हो गया कहानी का। अब इंटरवल के बाद की कहानी हम लोग आगे देखने वाले हैं। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव को इंटरवल के बाद हम लोग देखेंगे। इंटरवल कैसा लगा, इंटरवल हमने ये देखा कि इस इंटरवल के पहले की जो कहानी थी उसमें हलचल मची हुई है। फ्रांस में लुई फिलिप आते हैं, उसको हटा के नेपोलियन को लाया जाता है, नेपोलियन तृतीय को लाया जाता है। सबसे पहले कौन था, लुई 16वां था एकदम शुरुआत में, जब शुरुआत किए थे हम लोग चैप्टर का, इस वीडियो में नहीं दूसरे वीडियो में। तो लुई 16वां था, फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई वो हटा, फिर जैकोबिन क्लब वगैरह सब आए, फिर वो सब हटे, फिर नेपोलियन आया, फिर नेपोलियन आया जब जपा रहा जो है कि, फिर नेपोलियन का वाटरलू के युद्ध में हार गया। फिर कौन आया, बुर्बो राजवंश आ गया, फिर बुर्बो हट गया तो लुई फिलिप आया, ठीक है। लुई फिलिप आया, उसके बाद कौन आया, नेपोलियन थर्ड आया। नेपोलियन थर्ड के आते आते जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से हुई कि इंटरवल हो गया। इंटरवल के बाद की कहानी क्या है, इंटरवल के बाद हम लोग देखते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है इधर पीछे की कहानी हम लोग देख चुके हैं, नेपोलियन थर्ड आ गया है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जर्मनी की कहानी को। जर्मनी में
विरोध का माहौल है, क्रांति का माहौल है। जर्मनी को उस समय प्रशिया कहते थे, प्रशिया में क्रांति का माहौल है। हम लोग देखते हैं फ्रैंकफर्ट संसद वहाँ पर बनता है और 831 प्रतिनिधियों का वहाँ पर योगदान होता है। फ्रैंकफर्ट संसद बनता है, वहाँ पर 831 लोगों का, प्रतिनिधियों का, निर्वाचित प्रतिनिधियों का वहाँ पर योगदान होता है। और वो जो प्रतिनिधि हैं वो एक आदमी जिसका नाम होता है फ्रेडरिक विल्हम चौथा, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। फ्रैंकफर्ट संसद का निर्माण होता है, वहां पर क्रांति करके सब संसद का निर्माण करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर वहां के जो लोग हैं वो हमारे जो फ्रेडरिक विलियम चौथा जी हैं उनको कहते हैं कि आप हमारे प्रशिया के सम्राट बनिए। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो हैं वो कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं भाई। वो कहते थे कि राजा के पास दैवीय शक्तियां होती हैं और तुम लोग कह रहे हो कि हम तुम्हारे कहने पर राजा बने। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो है वो सम्राट बनने से इनकार कर देते हैं। बाद में ये सेना भेजकर फ्रैंकफर्ट को गिरा देते हैं। बाद में सेना द्वारा संसद भंग कर दी जाती है। यानी कि जर्मनी में कुछ प्रभाव देखने को मिला, यानी कि प्रशिया में कुछ प्रभाव देखने को मिला। चलो भाई, महिला सशक्तिकरण हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का भी योगदान था भाई। हुआ क्या, हुआ ये कि जो महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो देखने को मिला, शक्ति आई, उन्होंने भी संगठनों प्रचार में भागीदारी लेना शुरू किया। सबसे बड़ा चीज जो हुआ वो ये हुआ कि जर्मनी व इटली का एकीकरण हुआ और आगे की कहानी हमारी इसी पर है। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने लिखा है इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है यार, रट लिए हम लोग इसको, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। चलो भाई, तो जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं। एकीकरण मतलब कि एक करण हो जाना, मतलब कि जर्मनी की कहानी कुछ ऐसी थी भाई कि ये मान लो इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, और मान लो कि कुछ ऐसे है कहानी, ठीक है, इधर ऑस्ट्रिया है, इतना क्षेत्र है, और इतना क्षेत्र जो है ना ये कुछ तरीके से बटा हुआ है, ऐसे 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 करके कुल 300 कुल हैं सब, ठीक है। और ये क्या हमारे पास है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ऊपर हमारे पास ये कुछ बड़ा सा दिख रहा है, ये हमारे पास प्रसा है, प्रसा का प्रधानमंत्री कह रहे हैं, है ना। तो प्रसा है हमारे पास, और प्रसा के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि चांसलर जो हैं वो हमारे पास ऑटो वन बिस्मार्क हैं, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है। मैंने कुछ बताया? मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने बोला कि इतना बड़ा यूरोप का हिस्सा है और इस हिस्से में बहुत सारे टुकड़े बटे हुए हैं। ये देखो, इतना बड़ा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा, तो बहुत सारे टुकड़ों में ये क्षेत्र बटा हुआ है। बहुत मतलब 300, कितने हैं भाई, 300 प्लस लगभग 314 उस समय थे। तो 300 टुकड़ों में बटा हुआ है। अब जब बटा हुआ है तो हम लोग ये देखते हैं कि तुमको यहां से यहां जाना है तो तुमको मुद्रा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ की मुद्रा अलग, यहाँ की मुद्रा अलग, फिर यहाँ से यहाँ मुद्रा अलग, मुद्रा अलग, मुद्रा अलग, मुद्रा, तो बड़ा दिक्कत हुआ। इसके फलस्वरूप हम लोग ये देखते हैं कि प्रसा जो है ये कहता है कि भाई ये सब बड़ा गंदा लग रहा है देखने में, है ना। तो प्रसा का ऑटोवन बिस्मार्क दिमाग लगाता है और देखता है कि इसके आसपास के जो इलाके हैं ना, कि जैसे मान लो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरह के जो इलाके हैं, ऑस्ट्रिया में भी वो इलाके थे, ये जो इलाके हैं ना ये जर्मन भाषी राज्य थे, जर्मन भाषी राज्य थे, ये जर्मन भाषी राज्य थे, यानी कि यह भाषा जो थी वो जर्मन थी। तो इसने कहा कि भाई जितने जर्मन भाषी राज्य हैं वो सब हमारे हैं। लो भैया, हम लोग देखते हैं कि जर्मन भाषी जनसंख्या प्रसा व ऑस्ट्रिया में निवास करती थी, अतः दोनों क्षेत्र जर्मन भाषी क्षेत्र पर अधिकार चलाना चाहते थे। ये रहा प्रसा, ये ऑस्ट्रिया, ये रहा लाल लाल करके जर्मन भाषी क्षेत्र, ठीक है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे इन दोनों के बीच अनबन होती है। कब होती है ये कहानी? ये कहानी है हमारे पास अभी 2026 चल रहा है ना, ये कहानी हमारे 2000, अरे यार 2000 नहीं यार, तो बहुत ही पीछे अभी हम लोग को चले जाए,
1800 या फिर मानो यही मानो 70 के समय का मानो, ठीक है। 70 के समय की ये कहानी थी, ठीक है। 71 में जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। अभी के लिए 70 मान के चलो, या फिर ये कह लो कि 65, ठीक है। 65 है, मान लो, कुछ भी मान लो। तो 65 का समय कैसा था भाई? ऐसा पूरा टूटा हुआ था। और क्या हुआ? प्रसा भारी पड़ा और जर्मनी की एकीकरण शुरुआत हुई। अच्छा भाई, तो यहाँ पर 300 मैं लिख देता हूँ। 300 राज्यों के साथ अपनी कहानी थी। 300 राज्यों की कहानी देखो क्या है, ठीक है। कहानी ये है भाई, ये प्रसा है, ये ऑस्ट्रिया है। यहाँ पर जो ऑटो वन बिस्मार्क है, ये देखता है चीजों को और कहता है कि भाई चीजें जैसी भी हैं सही नहीं है। इस तरह से अगर बटा रहा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए। ये करता क्या है फिर? ये करता क्या है कि निकालता है तलवार और कहता है हमारे सामने जो आएगा मार देंगे, काट के फेंक देंगे। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। मतलब कि ये निकल गया इस पूरे क्षेत्र को अपने शासन में करने के लिए, एक करने के लिए, एक करने के लिए निकल गया। रक्त और लौह की नीति अपनाई, लौह और रक्त की नीति अपनाई, युद्ध वगैरह किए। इस युद्ध में सबसे बड़ा दिक्कत था ना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ताकतवर था, तो इसने पहले इसी को चुप करा दिया, पहले इसी को मार फूर के हरा दिया। इसको हराया, दहशत फैल गया पूरा एकदम यूरोप में, ससुरा इसको हरा दिया है। आसपास से कुल डर गए, कहें कि अरे बाप उसको हरा दिया तो हमको तो चाट जाओगे पूरा। तो ये सब डर गए एकदम पूरा। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा जो नींव है वो पड़ चुका है। और फिर ये फ्रांस पे हमला किया और डेनमार्क पे हमला किया। डेनमार्क मान लो यहीं पर है, यहाँ पे, ठीक है। तो डेनमार्क पर हमला कर दिया और दोनों जीत लिया। जब फ्रांस पे हमला किया और डेनमार्क पे हमला किया तो सब डर गए, डर के सब सरेंडर कर दिए, जर्मनी का एकीकरण हो गया। मतलब जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। इसने डंडा निकाला, लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, बस वही चीज कहानी यहाँ पर थी। आओ इस कहानी को हमारे नोट्स में देखते हैं। नोट्स क्या कहता है भाई? नोट्स कहता है, नोट्स बोल रहा हूं मैं, नोट्स। यह सेना व राज्य द्वारा किया गया एकीकरण था। प्रसा प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे, ठीक है। इसकी लौह व रक्त की नीति है यथार्थवादी राजनीति है, मतलब एकदम रियलिज्म, रियलिस्टिक, नट नैतिक राजनीति नहीं, एकदम रियलिस्टिक, कि सीधे मार के चाप के फाड़ देंगे, ठीक है। इसको देखा, मार दो, कोई नैतिकता वैतिकता नहीं कि तुम्हारे साथ राष्ट्रीय हो, तुमको बरत देंगे और अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, ये सब नहीं, एकदम यथार्थवादी, ठीक है, रियलिस्टिक एकदम। फिर युद्ध कर दिया डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, हारे, सब हार गए, प्रसा जीता। 1864 से 71 के बीच में पूरी कहानी चलती है और फ्रांस में नेपोलियन हारता है और फ्रांस में वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क कौन था? चांसलर था। प्रसा के सम्राट कौन थे? प्रसा का सम्राट हमारे पास थे विलियम प्रथम, ठीक है, विलियम प्रथम। जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? डरा धमका के हुआ। लड़ाई लड़ा कौन? ऑटो वन बिस्मार्क के नेतृत्व में। ऑस्ट्रिया को थूरा, फिर ये आके फ्रांस को थूरा, फिर उसे जाकर डेनमार्क को थूरा और थूरने के बाद पूरा एक्का में कर लिया अपने आप को, ठीक है। चलो भाई, जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। चलो भाई, तो जर्मनी एकीकरण जो है वो कंप्लीट हो गया। विलियम प्रथम जो हमारे पास है उनको राजा बनाया गया। आते हैं इटली के एकीकरण पे। तो भाई अगर इटली की बात करें तो इटली कुछ इस तरीके से था उस समय, ठीक है। ये रहा हमारे पास, लो भाई, यहाँ पर इसे करके द्वीप था, एक द्वीप जो है यहाँ पर था। चलो भाई, सेम चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। इस तरह से टूटा हुआ है, यहाँ पर ये टूटा हुआ है, इस तरीके से है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, 1 2 3, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऐसे टूटा हुआ है और इस तरह से कहानी है, ठीक है। ये जो चीज है ये था हमारे पास सर्डिनिया। क्या कहते हैं इसको? सर्डिनिया। ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? पिडमांट। क्या कहते हैं?
पिडमांट। और दोनों का राजा एक का आदमी था, बताऊंगा कौन था। ये हमारे पास क्या है, दो सिसिली का राज, ये पहली दूसरी सिसिली, ये पहली सिसिली, तो दो सिसिली का राज, क्या करें, सिसिली का राज। ठीक है, चलो भाई। बीच में क्या है, ये मध्य एशिया है, इसके कुछ राष्ट्र हैं। ये लंबार्डी है बीचों में ना, लंबार्डी है ये। इधर यहाँ एक ठो और है। ये दोनों जो है ऑस्ट्रिया के अंडर में है। ऑस्ट्रिया मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ मैं, नहीं समझो, ठीक है। ये जो दोनों ऊपरा के है ना, ये जो थे, ये ऑस्ट्रिया के अंडर में थे। क्या होता है, वो कहानी होती है इटली में सन 61, 1861 से पहले की कहानी, जब इटली जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बटा हुआ था। ये लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य बन रहा है। अच्छा, ये तो ऊपर वाला एक में था ना जी। ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। रुक जा भाई, देख लूं मैं। तो भाई 1861 से पहले 7 राज्यों में विभाजित था। कौन, इटली। ये तो हमारे पास ऑस्ट्रिया के पास हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये दोनों एक कम है, ये दोनों एक कम है। चलो भाई, सर्डिनिया पिडमॉन्ट कौन सा एरिया था, ये एरिया था। ठीक है, सर्डिनिया पिडमॉन्ट में हम लोग देखते हैं विक्टर इमैनुअल द्वितीय का शासन था। ठीक है, चलो भाई। द्वितीय का शासन था। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था कावूर, कैमिलो कावूर। ठीक है, तो कावूर नाम का प्रधानमंत्री था। कावूर बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत चालाक आदमी, इटली का मस्तिष्क था मानो। ठीक है भाई, तो हमने अभी तक क्या देखा कि ये हमारे पास कौन है, यहाँ पर इमैनुअल द्वितीय है। इमैनुअल द्वितीय हमारे पास है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री या चांसलर हैं वो हमारे पास कावूर है। ठीक है, कावूर वह है, ये गलत मत समझना। ठीक है, कावूर है। अब पूरी कहानी है कैसी भाई, हमने यहाँ पर पहले बात किया था ज्यूसेपे मेस्सिनी का। ज्यूसेपे मेस्सिनी जो है, उन्होंने इटली, पूरे इटली में ना राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार किया। इन्होंने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। कार्बोनरी समूह की स्थापना की, यंग इटली की स्थापना की, और जितना हो सका इनसे उतना इन्होंने लोगों को ये बात बताने का प्रयास किया कि भाई ये टूटे हुए हो ना, काम नहीं चलने वाला है, अगर एक हो जाओगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो ज्यूसेपे मेजरी जो हमारे पास है, यंग इटली की स्थापना करते हैं और राष्ट्रवाद फैलाते हैं। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं सन 1859 में क्या होता है। 59 में क्या होता है, 59 में कहानी होती है। अभी तक हमने देखा क्या कि इटली बटा हुआ है, सब कुछ है, परंतु सर्डिनिया पिडमॉन्ट, ये जो ऑस्ट्रिया वाला इलाका है, लंबार्डी, ये सब फ्रांस के पास जाता है, कहता है कि ऑस्ट्रिया जो है उसको हमको हराना है, तो तुम जो है हमारा साथ दो। तब फ्रांस किसका साथ देता है, इमैनुअल दूसरे का साथ देता है, इमैनुअल द्वितीय का साथ देता है, और दोनों मिल के यहाँ पे कब्जा करने जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये एरिया जो है जीत जाते हैं, लंबार्डी ये जीत जाते हैं। ठीक है, बाद में फिर फ्रांस अलग हो जाता है और इटली जो है, मतलब कि इमैनुअल भैया जो हैं, यानी कि जो सर्डिनिया नाम का इलाका है, वो युद्ध लड़ता रहता है और फिर युद्ध जो है खत्म हो जाता है। परंतु इस बीच एक जीत होती है कि इसके पास ये एरिया आ जाता है,
है ना। ये एरिया हमारे पास लिम्बार्डी का एरिया आ जाता है। चलो भाई, कुछ हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ भाई, लंबार्डी का इलाका आ गया। फिर ये काबूर आता है, घुसता है बीचे में। अब बीचे में घुस के यहाँ के लोगों को कहता है कि भाई देखो, तुम्हारे यहाँ जो राजा लोग शासन कर रहे हैं ना, यहाँ के लोग से कहता है कि तुम्हारे यहाँ राजा लोग शासन कर रहे हैं वो बहुत बेकार हैं, हमारे साथ मिल जाओ बढ़िया रहेगा। और यहाँ के जो लोग हैं वो राजा से परेशान भी थे। तो वो सोचो, मतलब काबूल का दिमाग देखो कि जाके यहाँ पे जनमत संग्रह करा देता है। इतना इलाका में क्या करता है? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब एक तरीके से वोटिंग, ठीक है। एक पूरे जनमत को संग्रह कराता है और एक जगह पर संग्रह करा के क्या कहता है कि भाई वोट दो कि क्या तुम मिलना चाहोगे। वोटिंग होती है, वोटिंग। और लोग कहते हैं यस, यस हम इटली का एकीकरण करने के लिए मंजूर हैं। अब क्या हुआ? अब भाई इतना एरिया हमारे पास आ गया, ठीक है। बीच में सिसिली आ गया। क्या? सिसिली। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े नेतृत्वकर्ता थे जिनका नाम था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी बहुत खतरनाक आदमी, बहुत अच्छा आदमी। मतलब कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये गए और ये सिसिली द्वीप पर जाके हल्ला बोल दिए, ठीक है। इन्होंने लाल कुर्ता नाम का जो है एक लाल कुर्ती, रेड शर्ट आर्मी बनाई थी। रेड शर्ट लाल कुर्ती आर्मी, कुत्ती नहीं ना, कुर्ती, ठीक है भाई। तो लाल कुर्ती को इन्होंने बनाया, आर्मी बनाया और ले के जो है पटक दिया इस पे। अंततः हमने देखा कि ये पूरा एरिया भी इनका हो गया। जितना पूरा दक्षिण हमारे पास इटली है ये पूरा जो है कि एक हो गया। पहले ये जीता, फिर ये और फिर ये, तीनों मिल गया। मिल के कहानी खत्म, इटली का एकीकरण हो गया। इटली का एकीकरण हो गया। क्या हो गया? वन इटली हो गया। चलो भाई यहाँ पर फिर से देखते हैं इस कहानी को। फ्रांस के सहयोग से सर्डिनिया पिडमांट पर ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया, एक बड़ा क्षेत्र इटली के हाथ में आ गया। फ्रांस के सहयोग से सर्डिनिया पिडमांट ने इस पर आक्रमण कर दिया, एक बड़ा क्षेत्र इटली के हाथ में आ गया। चलो भाई, अगली कहानी सन 1860 में घटती है और 1860 में गैरीबाल्डी आते हैं। चलो भाई, गैरीबाल्डी गैरीबाल्डी ने 1000 स्वयंसेवकों की सेना तैयार की और रेड शर्ट आर्मी यानी कि लाल कुर्ती सेना, लाल कुर्ती, कुत्ती लिख दे रहा हूँ यार मैं, कुर्ती जो है अपना जो समूह है लेकर गए लाल कुर्ती पहन के जो है, और सिसिली द्वीप पर आक्रमण कर दिया। सिसिली द्वीप पर आक्रमण कर दिया, ठीक है भाई। गैरीबाल्डी ने सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त की और काबूर की चालाकी से 1860 में मध्य इटली में जनमत संग्रह कराया गया। जनता ने सर्डिनिया के मध्य विलय के लिए भारी मत दिया, ठीक है, मत दिया। और पुनः हम लोग देखते हैं कि सन 1861 में, पुनः नहीं, पुनः वर्ड मैंने यूज कर दिया है यहाँ पर। अंततः हम लोग देखते हैं कि सन 1861 में कौन हमारे पास एकीकरण हुआ? इटली का। और कौन बना यहाँ का सम्राट? वही इमैनुअल द्वितीय। पूरे इसका जो है बन गया, जो यहाँ का था यहाँ का बन गया। जर्मनी एकीकरण में कौन सम्राट बना था? जो प्रशा का राजा था। जो प्रशा का राजा था वही, प्रशा का जो राजा कौन था हमारे पास? विलियम प्रथम, उसी को जो है कि बना दिया गया जर्मन का सम्राट। और यहाँ पर किसको बनाया गया? इतने एरिया जो हमारे पास सर्डिनिया का राजा थे, सर्डिनिया पिडमॉन्ट के, उसको बनाया गया। तो भाई कॉल आ गया था। हाँ, तो इस तरीके से जो है हमारा इटली का एकीकरण हुआ। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को पूरे इटली का राजा घोषित किया गया और कहानी हमारी खत्म हो गई। यही था हमारा यूरोप। तो ऐसा था हमारा यूरोप, है ना। ये 2 कहानी देखी है, बहुत सारी कहानियां घटी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब से। फिर फोन आ गया।